देखिए, चुनावी नतीजों की जो सुर्खियां होती है ना, वो तो बस सतह होती है। असली कहानी तो उसके नीचे, आंकड़ों में, जमीन की हकीकत में और लोगों की उम्मीदों में छिपी होती है। आज हम मध्य प्रदेश के एक बहुत ही खास विधानसभा क्षेत्र नारियोली की राजनीति की नब्ज को पकड़ने के लिए डेटा की गहराइयों में उतरेंगे। आइए देखते हैं कि ये आंकड़े असल में हमें क्या बता रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है मध्य प्रदेश के सागर जिले का नारियोली विधानसभा क्षेत्र। यही वो जमीन है जहां हम चुनावी नतीजों के पीछे की असली ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे। इस विश्लेषण में हम एक एक करके परतें खोलेंगे। सबसे पहले नारियोली की जमीन और वहां के समाज को समझेंगे, फिर आंकड़ों की जुबानी पूरी कहानी सुनेंगे। उसके बाद हम पुराने नतीजों का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि ताकत और कमजोरियां क्या हैं, और आखिर में एक असरदार शासन के लिए क्या रास्ता हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले वहां के लोगों को, वहां की मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले नारियोली की जमीन और वहां के लोगों को समझते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ की सियासत की हवा तय करते हैं। तो नारियोली का समीकरण आखिर है क्या? देखिए, ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ अहिरवार दलित समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ की ज्यादातर अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि पानी की कमी और फसलों का सही दाम ना मिलना ये यहाँ के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील मुद्दे हैं। और इन सब के ऊपर जातीय पहचान की एक गहरी छाप है। और यही बात इस क्षेत्र की पूरी राजनीति का निचोड़ है। यहाँ की लड़ाई अस्मिता की राजनीति और रोजमर्रा के मुद्दों की राजनीति के बीच एक संतुलन साधने की है। जो भी पार्टी इस नाजुक बैलेंस को समझ लेगी, जीत का रास्ता उसी के लिए खुलेगा। अच्छा, जमीनी हकीकत तो हमने समझ ली। अब जरा उन आंकड़ों को देखते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। चलिए अब सीधे नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि 2023 के चुनावी नतीजे हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो 2023 के नतीजे देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। बीजेपी के प्रदीप लारिया को 52% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी करीब 43.5% पर रहे। लेकिन असली कहानी इस बात में है कि बीजेपी यहां 2008 से यानी एक लंबे अरसे से लगातार जीत रही है। और एक चीज जिस पे गौर करना जरूरी है, वो है वोटर टर्नआउट, लगभग 72%। इसका मतलब साफ है, नारियोली के लोग अपनी सियासत को लेकर बहुत जागरूक हैं। वो बड़ी तादाद में अपने घर से निकलकर वोट करते हैं। अब जीत के अंतर पर नजर डालिए, 14,412 वोट। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। ये आंकड़ा दिखाता है कि विपक्ष के लिए यहाँ वापसी की राह कितनी चुनौतीपूर्ण है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये लगातार चौथा कार्यकाल है। ये आंकड़ा बताता है कि वहां जमीन पर बीजेपी का संगठन कितना मजबूत है और उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, जो इस तरह के अंतर को लगातार बनाए रखने में कामयाब रही हैं। किसी भी चुनाव को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। तो चलिए नारियोली के इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि वहां का सियासी मिजाज वक्त के साथ कैसे बदला है। क्या कोई पैटर्न है जो हमें नजर आता है? ये टाइमलाइन एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहती है। देखिए, एक जमाना था 1998 तक जब ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। लेकिन फिर 2003 में हवा का रुख बदला और तब से ये बीजेपी का किला बन गया है। हाँ, 2018 में मुकाबला जरूर कड़ा हुआ था, लेकिन 2023 में बीजेपी ने वापसी करते हुए अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। और ये चार्ट उसी कहानी को और पुख्ता करता है। बीजेपी ने सिर्फ अपनी सीट नहीं बचाई, बल्कि अपना वोट शेयर भी बढ़ाया। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा सा गिरा। ये एक साफ इशारा है कि राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही थी। लेकिन इन तमाम आंकड़ों और हार जीत के खेल में एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दिल में व्यक्ति का सम्मान और जो भी कहा जाए उसकी जिम्मेदारी होती है। हर एक वोट एक इंसान की उम्मीद है, एक आवाज है। आंकड़े तो बस रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तो हमेशा लोगों की भलाई ही होनी चाहिए। तो ठीक है, इतिहास और आंकड़ों से सबक तो ले लिया। अब सवाल उठता है कि भविष्य का रास्ता क्या है। अगर किसी को इस किले में सेंध लगानी है, तो उसे अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों और मौकों को बहुत बारीकी से तौलना होगा। तो मैदान की असल तस्वीर ये है, एक तरफ चुनौती देने वाले के पास एक मजबूत दलित उम्मीदवार का चेहरा है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर संगठन की कमजोरी और गुटबाजी एक बड़ी मुश्किल है। मौका कहाँ है? मौका है लोगों के स्थानीय मुद्दों से जुड़ी नाराजगी में।
लेकिन खतरा क्या है? खतरा है बीजेपी की मजबूत सत्ता और उसके विशाल संसाधन। और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। मौजूदा सरकार के काम और लोगों की असल जरूरतों के बीच वो कौन सी खाई है? उस खाई को पहचानना और उस पर एक पुल बनाना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये खाई किन चीजों से बनी है? देखिए, नौजवानों में बेरोजगारी, किसानों की दिक्कतें, अटकी हुई सरकारी परियोजनाएं और मनरेगा का ठीक से लागू न होना। ये वो असली मुद्दे हैं जो जमीन पर लोगों की नाराजगी को एक बड़ी लहर में बदल सकते हैं। चलिए, अब दिक्कतों की बात बहुत हुई, समाधान पर आते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक ठोस, एक कारगर प्लान क्या हो सकता है? एक ऐसा खाका जो सिर्फ बातें न करे बल्कि जमीन पर काम करे। यहाँ एक 90 दिन का प्लान है जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर, हर बूथ पर टीम बनाना, उन्हें ट्रेनिंग देना। अगले 30 दिन जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनने और उनकी आवाज बनने पर। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में झोंक देना, जिसे गेट आउट द वोट कहते हैं। और इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए एक बहुत कारगर तरीका है माइक्रो टारगेटिंग। इसका मतलब बस इतना है कि हर किसी से एक ही बात नहीं कहनी। डेटा का इस्तेमाल करके समझना है कि किस वोटर के लिए कौन सा मुद्दा अहम है और फिर सीधा उन तक पहुंचना है। इससे मेहनत और संसाधन दोनों सही जगह लगते हैं। क्योंकि दिन के आखिर में हर रणनीति का, हर योजना का एक ही मकसद होता है, लोगों का भरोसा जीतना। चुनावी जनादेश सिर्फ एक जीत नहीं होता, ये लोगों का दिया हुआ एक विश्वास होता है, शासन करने की एक जिम्मेदारी होती है। और जब हम डेटा और माइक्रो टारगेटिंग की बात करते हैं तो भरोसे की ये बुनियाद और भी जरूरी हो जाती है। इस डिजिटल दुनिया में ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल पूरी सावधानी और सहमति से किया जाए। भरोसा पारदर्शिता से ही बनता है। इस पूरी सोच का निचोड़ यही है, बड़े बड़े नारों और शोर शराबे के बजाय छोटे छोटे ही सही पर ठोस काम करके लोगों का विश्वास जीतना। क्योंकि विश्वसनीयता बनाने में वक्त लगता है, वो नारों से नहीं, काम से बनती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या डेटा, जमीनी मेहनत और सच्ची सेवा पर बनी एक व्यवस्था सिर्फ सत्ता में बने रहने पर टिकी व्यवस्था से बेहतर और ज्यादा जवाबदेह शासन दे सकती है? इस सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में नारियोली के लोग ही देंगे।